नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में तेज हुए सियासी दंगल की, बिहार में बीपीएससी पर मचे बवाल के बीच जेडीयू और बीजेपी में बढ़ती खींचतान की, देखेंगे सरकार गठन के तुरंत बाद क्यों महाराष्ट्र एनडीए में बढ़ा टकराव, तेलंगाना में कैसे संकट में आया बीआरएस का अस्तित्व, जानेंगे डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत पर किसानों की सरकार को चेतावनी को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भारत अमेरिका के रिश्तों में आती दूरियों को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीमा पर तनाव के बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूत प्रणय वर्मा को किया तलब, द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन का लगाया आरोप। आईपीएल 2025 सीजन की तारीख का हुआ ऐलान, 21 मार्च को होगा आगाज, 25 मई को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने की घोषणा। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार के तर्क के खिलाफ चुनाव आयोग की अहम टिप्पणी, कहा समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता जरूरी, केंद्र ने बताया था विकास कार्य में बाधा। चुनाव जीतकर खुश न हो, जनता सवाल पूछेगी आपने क्या किया, बीजेपी के अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार को दी नसीहत। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार पिछड़ती दिखाई दे रही है। चुनाव का ऐलान होने के बाद जहां आप और कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है, वहीं बीजेपी के उम्मीदवार भी पूरे तय नहीं हो पाए हैं। इस बीच आज कांग्रेस की तरफ से एक और गारंटी का ऐलान किया गया, तो आपने सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को घेर लिया। तो कैसे दिल्ली चुनाव में घिरती दिख रही है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से एक और गारंटी का ऐलान किया गया है। पार्टी ने बेरोजगार युवकों को हर महीने 8500 रुपए देने की गारंटी दी है। इससे पहले कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना में महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने की गारंटी दी थी, और दूसरी गारंटी स्वास्थ्य बीमा दी गई है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने की व्यवस्था की गई है। और अब बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी 13 जनवरी से चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। वो दिल्ली के सीलमपुर सीट से कांग्रेस के लिए प्रचार शुरू करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के बढ़ते झुग्गी प्रेम पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों का कहना है कि जहां झुग्गी वहां दोस्त का मकान। बीजेपी ने इस झुग्गी की जमीन का टेंडर कर दिया है। उनके दिल्ली के एलजी ने नियम भी बदल दिए हैं, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल है तब तक किसी को कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी झुग्गियां बचाई हैं और अब भी बचाऊंगा। झुग्गी वाले हैं तो केजरीवाल है, झुग्गी वाले नहीं है तो केजरीवाल कुछ नहीं। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने पिछले 10 साल में जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, उनको उन्हीं की जमीन पर अगर वो बसा देते हैं। अगर बीजेपी ऐसा कर दे तो केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। बीजेपी के नेता अभी झुग्गियों में जाकर सो रहे हैं। ये अभी आपके वोट ले लेंगे और चुनाव के बाद झुग्गियां तोड़कर आपको बेघर कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बीच बीजेपी की तरफ से भी आपको घेरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन आपने बीजेपी के विज्ञापन की पोल खोल दी, क्योंकि जिन खराब सड़कों को दिल्ली की सड़क दिखाया गया है, आपका दावा है कि वो हरियाणा की सड़कें हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विरोधी दल तो हमलावर है ही, सहयोगी दलों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। पहले से नाराज चल रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर और तीखे होते जा रहे हैं। वहीं छात्रों के आंदोलन ने भी बिहार सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह प्रदर्शन देखा गया। बंद समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लालू यादव के ऑफर के बाद से बिहार की सियासत में तूफान आया हुआ है, और अब इसका असर एनडीए में भी दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं, और इसी के चलते अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी पर सीट बंटवारे का दबाव बढ़ा दिया है। जेडीयू 6 सीट की डिमांड कर रहा है, और ये भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो वो एनडीए छोड़ देंगे। 17 जनवरी तक की डेडलाइन है, क्योंकि इसी दिन दिल्ली विधानसभा के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है। यानी 18 जनवरी को, जिस दिन राहुल गांधी पटना में कांग्रेस के संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा ले रहे होंगे, लालू यादव पटना में ही आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे होंगे, उसी समय नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इस बीच बिहार में छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी री एग्जाम और बहाली परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच को लेकर बिहार बंद बुलाया है। इस बंद को भीम आर्मी और एआईएमआईएम ने भी समर्थन दे दिया है। पटना, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार समेत कई जिलों में बिहार बंद का असर देखा गया।
पटना में अशोक राजपथ पर छात्र युवा शक्ति संगठन के सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया। पप्पू यादव भी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहे पहुंचे। वहीं समस्तीपुर में युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने भोला टोकीज रेलवे गुमटी के पास रेल लाइन को जाम कर दिया। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन को लगभग आधे घंटे तक रोका गया। बिहार में नीतीश कुमार नाराज हैं। जेडीयू बीजेपी में टूट की खबरें सामने आ रही हैं, तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी के सहयोगी उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। शिंदे गुट की तरफ से तो सीधे सीधे धमकी ही दे दी गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। बीजेपी अपने दोनों सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र फडणवीस शिवसेना यूबीटी से करीबी बढ़ाकर शिंदे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना राज्य में निकाय चुनाव में एनडीए छोड़ सकती है। शिंदे ने पार्टी नेताओं से निकाय की तैयारी अकेले करने के निर्देश दे दिए। तो दूसरी तरफ शिवसेना के विधायक रामदास कदम ने फडणवीस की उद्धव और आदित्य ठाकरे से लगातार हो रही मुलाकात पर तंज कसा है। कदम ने कहा कि उद्धव और आदित्य ठाकरे फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं। अब देवेंद्र फडणवीस को तय करना है कि उन्हें उद्धव ठाकरे से क्या संबंध रखना है। साफ है, शिंदे गुट ने ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो महायुति गठबंधन छोड़ देंगे। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की भी बीजेपी से नाराजगी की खबरें आ रही है। दरअसल उनके करीबी एनसीपी कोटे के मंत्री धनंजय मुंडे पर बीजेपी की तरफ से इस्तीफे का दबाव डाला जा रहा है। मुंडे पर पहले बीड जिले के सरपंच संतोष देशमुख की जान लेने के मामले में आरोप लगे। इस मामले में मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड गिरफ्तार किए गए हैं। वाल्मीकि कराड और धनंजय मुंडे का एक वीडियो सामने आया है। वाल्मीकि कराड ने 140 किसानों से 11 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। गन्ना काटने वाली मशीन के मालिक दिलीप नागने ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मंत्री धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड से मुलाकात के बाद पैसे का भुगतान किया। ऐसे में बीजेपी की तरफ से धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिससे अजित पवार नाराज बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, तो तेलंगाना में बीआरएस का अस्तित्व ही संकट में आ गया है। 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीआरएस के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और अब कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि जल्दी ही बीआरएस के कई विधायक उसका साथ छोड़ सकते हैं। तो कैसे मुश्किलों से घिरी केसीआर की पार्टी बीआरएस, देखिए इस रिपोर्ट में। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस चीफ बी महेश गौड़ ने एक बड़ा दावा किया है। गौड़ का दावा है कि मकर संक्रांति के बाद बीआरएस के कई और विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस नेता के दावे से तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। बता दें कि तेलंगाना में 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से ही बीआरएस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई नेता अब तक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। बीआरएस के 10 विधायक और 6 एमएलसी अब तक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अगर यही स्थिति बनी रहती है और गौड़ का दावा सच साबित होता है तो बीआरएस के लिए आने वाले समय में विधानसभा में नेता विरोधी दल का दर्जा भी संकट में फंसता हुआ दिख सकता है। 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीआरएस को राज्य की 119 सीटों में से 39 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 29 ही विधायक बचे हैं और गौड़ का दावा है कि इस बार बीआरएस में बड़ी टूट होगी। राज्य में विपक्ष के नेता पद पर दावेदारी के लिए कम से कम 12 विधायकों की जरूरत पड़ती है। अभी भले ही बीआरएस के पास इससे ज्यादा विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से बीआरएस में भगदड़ मची हुई है उसके बाद पार्टी ही संकट में फंसती हुई दिख रही है। कांग्रेस नेता के दावे ने बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव की टेंशन बढ़ा दी है, तो चिंता डल्लेवाल की सेहत को लेकर भी बढ़ती जा रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल लगभग 1.5 महीने से खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से शंभू बॉर्डर पर संग्राम छिड़ा हुआ है। किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। इस बीच बड़ी खबर आई है जिसने किसानों को और उग्र कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अनशन करते हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक किसान नेता जो कि पिछले 10 महीने से अनशन कर रहे थे, उनकी जान चली गई। उन्होंने पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले दिनों तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब सर्वजातीय फोगाट खाप ने केंद्र सरकार को सीधे रूप से चेतावनी दी है कि अगर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल शहीद हो गए तो किसान आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि केंद्र सरकार के सहयोग से डल्लेवाल का अनशन समाप्त करवाएं और किसानों की मांगों को पूरा करवाएं।
किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार की नई एग्रो मार्केटिंग पॉलिसी का कड़ा विरोध किया। किसान नेताओं ने इस पॉलिसी को किसान विरोधी करार दिया। यूनियन का कहना है कि किसान संगठन 13 जनवरी को पॉलिसी ड्राफ्ट की प्रतियां जलाएंगे। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में खनौरी बॉर्डर पर एक बैठक हो सकती है। इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अब यह आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मणिपुर में भी हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे। मणिपुर में भड़की हिंसा को लगभग 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अब तक ये शांत होने का नाम नहीं ले रही। अब मणिपुर के कांगपोकपी जिले में एक बार फिर हुई हिंसा से तनाव बढ़ गया है। ऐसे में अधिकारियों ने लीलोन वैफेई में कर्फ्यू लगा दिया और इसके साथ ही आवाजाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। तो क्या है मणिपुर के मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा की चपेट में है। आज भी राज्य में 2 समुदाय मैतेई और कुकी के बीच हिंसक झड़प दिखाई दे रही है और अब एक और हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। मणिपुर के कांगपोकली जिले के 2 पड़ोसी गांवों कंसाखुल और लेईलोन वैफई में कर्फ्यू लगा दिया गया। दोनों गांवों और उनके आसपास के इलाकों में लोगों की आवाजाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। एक गांव के कुकी युवाओं के दूसरे गांव की एक नगा महिला पर कथित हमले के बाद से यहां तनाव फैल गया है। जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कर्फ्यू लगा दिया और शांति बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए। अधिकारियों ने साफ किया कि इस फैसले का उद्देश्य किसी भी तरह की हिंसा और आपसी संघर्ष को रोकना है। कर्फ्यू लागू होने के बाद दोनों गांवों में पुलिस और सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। प्रशासन शांति बनाए रखने और किसी भी संभावित हिंसा को रोकने के लिए सतर्क है। अधिकारियों ने यह भी अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और क्षेत्र में शांति बहाल करने में सहयोग करें। दोनों समुदायों के बीच सुलह कराना और हिंसा को खत्म करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर मणिपुर की जनता को इन हालात से कब छुटकारा मिलेगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही भारत अमेरिका के रिश्तों में आती दूरियों को। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता की कमान संभालने जा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। समारोह के लिए कई देशों के लीडर्स को बुलाया गया है, लेकिन अमेरिका के न्योते पर भारत के रुख ने चर्चाओं का बाजार खोल दिया है। दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं, जिसमें दुनिया भर के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल नहीं होंगे। इस खबर के सामने आते ही चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। दरअसल नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बताते रहे हैं। जब अमेरिका के चुनाव के नतीजे सामने आए थे, डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, तब भी उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ बधाइयां दी थी। यहां तक कि कई बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप को शुभकामनाएं दी थी। ऐसे में सबको इंतजार था कि ट्रंप आखिर कब पीएम मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता मिल गया, दूसरे देशों के नेताओं को न्योता मिल गया, लेकिन लंबे वक्त तक पीएम मोदी को न्योता नहीं मिला। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका गए, तो कहा गया कि उनकी कोशिश है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से पीएम मोदी को न्योता दिया जाए। और अब खबर आ रही है कि ट्रंप प्रशासन ने हिंदुस्तान को न्योता भेज दिया है, लेकिन भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शिरकत करेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि लंबे इंतजार के बावजूद ट्रंप की तरफ से पर्सनल इनविटेशन नहीं मिलने के चलते पीएम मोदी ने उनके शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बना ली है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि इसका भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। जब कार्यकाल की शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप के तेवर तीखे दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो भारतीय अप्रवासियों का मुद्दा हो या दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की बात, ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि इस बार के कार्यकाल में वो अमेरिकी फर्स्ट की नीति पर काम करेंगे। अब ऐसे में भारत के लिए इस बार उनका कार्यकाल कितना फायदेमंद साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।